10 अप्रैल 1912 ब्रिटिश पैसेंजर लाइनर का एक जहाज इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से यूनाइटेड स्टेट के न्यूयॉर्क सिटी जाने के लिए रवाना होता है। साथ में होते हैं 2226 पैसेंजर्स एंड क्रू मेंबर्स, जिसमें बड़े बिजनेसमैन, सेलिब्रिटी के साथ साथ बहुत सारे रईस लोग और इमिग्रेंट सफर कर रहे होते हैं एक बेहतर सफर और एक बेहतर जिंदगी की तलाश में। इस शिप को उस वक्त दुनिया के सबसे बड़े और लग्जरियस शिप में माना जाता था, क्योंकि इस शिप के अंदर जिम, स्पा, स्विमिंग पूल, रेस्तोरां, लंच, रेस्टरूम, लाइब्रेरी से लेकर वो सब कुछ मौजूद था जो कि एक 5 स्टार होटल में मौजूद होता है। और इस शिप को ऑपरेट करने वाली कंपनी व्हाइट स्टार लाइन के वाइस प्रेसिडेंट फिलिप्स A.S. फ्रैंकलिन को इस शिप के ऊपर इतना ज्यादा भरोसा था कि उन्होंने पब्लिक और मीडिया के सामने इस शिप को अनसिंकेबल बताया था, मतलब कि ये शिप कभी भी नहीं डूबेगा। लेकिन अपने पहले ही सफर में 14 अप्रैल 1912 को रात के 11:40 पे नॉर्थ अटलांटिक ओशन में मौजूद एक बड़े आइसबर्ग से टकरा के ये जहाज डूब जाता है। 2224 पैसेंजर में से 1500 पैसेंजर मारे जाते हैं। बहुत सारे लोग तो अटलांटिक ओशन के जमा देने वाले पानी में गिरकर ठंड के वजह से हाइपोथर्मिया से मारे जाते हैं और ये इंसिडेंट बन जाता है दुनिया के सबसे बड़े सी डिजास्टर। दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सोचा, ये जहाज और कोई नहीं बल्कि RMS टाइटैनिक था। 400 miles off the coast of Newfoundland, the great ship went down after striking an iceberg. Never a trace was found. That mystery was explained today. The Titanic is 2.5 miles beneath the surface. Scientists in a miniature submarine made the discovery early this morning. Mark Gage reports. 47 years old when Titanic sank, leaving behind a wife and 3 young daughters. The turn of the 20th century saw a golden age of industry and prosperity in many Western countries. One aspect of this era came to epitomize its grandeur and ultimately its downfall. The Titanic. दोस्तों, टाइटैनिक शिप का साइज ऑलमोस्ट 259 मीटर यानी कि ऑलमोस्ट 3 फुटबॉल ग्राउंड जितना बड़ा था और इसकी ऊंचाई करीब 53 मीटर यानी कि 17 मंजिला ऊंची बिल्डिंग जितना था और चौड़ाई एक फुटबॉल ग्राउंड जितना था। दोस्तों, टाइटैनिक को चलाने वाली कंपनी का नाम था व्हाइट स्टार लाइन और टाइटैनिक को बनाने वाली कंपनी का नाम था हडलैंड एंड वुल्फ। उस जमाने में टाइटैनिक को बनाने की कीमत पड़ी थी करीब $7.5 मिलियन, जो आज के जमाने के होते हैं करीब $400 मिलियन। टाइटैनिक का पूरा कमांड 62 साल के फुल्ली एक्सपीरियंस कैप्टन एडवर्ड स्मिथ के हाथ में था। कैप्टन एडवर्ड स्मिथ को सब मिलीनियर्स कैप्टन के नाम से भी जानते थे, क्योंकि वो रिच पैसेंजर के बीच काफी पॉपुलर थे। इस तरह टाइटैनिक का निकनेम भी मिलीनियर्स स्पेशल रखा गया था, क्योंकि इसमें राइस लोग ही सफर कर पाते थे। 10 अप्रैल के शाम को टाइटैनिक जाकर रुकता है चेरबोक, फ्रांस में, लेकिन ये बंदरगाह टाइटैनिक के हिसाब से काफी छोटा था, इसीलिए टाइटैनिक उस जगह पर ज्यादा देर तक नहीं रुकता है और 11 अप्रैल के सुबह को टाइटैनिक अपने लास्ट स्टॉप क्वींसटाउन, आयरलैंड में जाकर रुकता है। फिर करीब 1:30 पे अपने फाइनल डेस्टिनेशन न्यूयॉर्क सिटी जाने के लिए रवाना हो जाता है। टाइटैनिक शिप के वायरलेस रेडियो ऑपरेटर जैक फिलिप्स को उस दिन समुद्र में कई सारे आइसबर्ग होने के वार्निंग मैसेज मिल रहे थे और ये बात फिलिप्स ने कैप्टन को जाकर बताया भी था, मगर कैप्टन एडवर्ड स्मिथ ने इस मैसेज को बिल्कुल ही इग्नोर करके दिया था और शिप की रफ्तार को भी कम नहीं किया था। उस दिन टाइटैनिक की रफ्तार थी करीब 22 नॉट्स यानी कि 40 किलोमीटर पर आवर। कहा जाता है कि व्हाइट स्टार लाइन के वाइस प्रेसिडेंट ने कैप्टन स्मिथ को ये सख्त निर्देश दिए थे कि वो शिप की स्पीड को कम न करे, ताकि वो टाइम पे या फिर टाइम से पहले ही अपने फाइनल डेस्टिनेशन न्यूयॉर्क सिटी पहुंच जाए। रात के 9:40 पे मिसेबा नाम के एक जहाज ने टाइटैनिक को आइसबर्ग के वार्निंग मैसेज भेजा था, मगर टाइटैनिक के ब्रिज पे मौजूद क्रू मेंबर्स ने इस मैसेज को इग्नोर कर दिया। यहाँ तक कि टाइटैनिक के आगे चल रहे एक कैलिफोर्नियन जहाज इसी आइसबर्ग के खतरे के चलते रात के लिए समुद्र में ही रुक गया। शिप के ऊपर वाले क्रो नेस्ट में 2 लुकआउट मैन मौजूद थे, फ्रेडरिक फ्लीट और रेगिनेंट ली, जिनका काम था शिप के आगे आने वाले किसी भी तरह के आइसबर्ग या फिर ट्रैफिक को स्पॉट करना और नीचे ब्रिज पे बताना। रात के करीब 11:40 पे इन्हें अचानक अपने सामने एक बड़े आइसबर्ग दिखाई देता है। फ्रेडरिक फ्लीट 3 बार घंटी बजा के नीचे ब्रिज पे इसकी जानकारी देते हैं। नीचे डेक पर मौजूद फर्स्ट ऑफिसर विलियम मुरडॉच ऑर्डर देते हैं शिप को लेफ्ट साइड में मोड़ने का और शिप के इंजन को बंद करने का, मगर तब तक बहुत ही ज्यादा देर हो चुका था। इतनी बड़ी टाइटैनिक जल्दी से टर्न नहीं कर पाता और शिप के बो का हिस्सा आइसबर्ग से हिट कर जाता है। ये डैमेज इतना बड़ा था कि टाइटैनिक के 16 कंपार्टमेंट में से 6 कंपार्टमेंट पूरी तरह से पानी से भर जाते हैं। दरअसल टाइटैनिक को इस तरह से बनाया गया था कि अगर किसी वजह से शिप के 16 कंपार्टमेंट में से 4 कंपार्टमेंट में भी पानी भर जाता है, तभी भी टाइटैनिक तैरता रहेगा।
इसीलिए इसे अनसिंकेबल शिप बोला जा रहा था। मगर 4 के बजाय 6 कंपार्टमेंट में पानी भर जाने से अब इस शिप को डूबने से कोई भी नहीं बचा सकता था। दोस्तों, कई सारे लोगों का मानना था कि अगर टाइटैनिक उस दिन आइसबर्ग से सीधा जाकर टकराता तो शायद टाइटैनिक नहीं डूबता और इतने सारे लोग भी शायद उस दिन मारे नहीं जाते। कैप्टन स्मिथ रेडियो ऑपरेटर फिलिप्स को ऑर्डर देते हैं डिस्ट्रेस सिग्नल भेजने का, ताकि कोई जल्दी से उन्हें बचाने के लिए आए। करीब रात के 12:20 पे आरएमएस कार्पेथिया नाम का एक जहाज से संपर्क हो पाता है, जो कि टाइटैनिक के सबसे नजदीक मौजूद था। आरएमएस कार्पेथिया उन्हें बचाने के लिए आ रहा होता है, मगर प्रॉब्लम की बात यह थी कि कार्पेथिया नाम का ये जहाज टाइटैनिक के सबसे नजदीक होने के बावजूद 58 नॉटिकल माइल्स यानी कि 107 किलोमीटर दूर था, जहां से उन्हें टाइटैनिक के पास पहुंचने में 3 घंटे से भी ज्यादा का वक्त लग जाता। बाकी सारे शिप्स ने भी यहाँ पर रिस्पॉन्ड किया जो कि उस दिन उस एरिया में थे, जैसे कि आरएमएस ओलंपिक, मगर वो सब शिप्स टाइटैनिक से बहुत दूर थे। एक्चुअली में उस दिन टाइटैनिक के बिल्कुल नज़दीक एक और शिप मौजूद था और वो था वो कैलिफोर्नियन शिप, जो कि टाइटैनिक के बिल्कुल आगे आगे चल रहा था। मगर उस जहाज के वायरलेस रेडियो ऑपरेटर अपने रेडियो बंद करके चला गया था, जिस वजह से उन तक डिस्ट्रेस सिग्नल नहीं पहुंच पाया। कैप्टन ने हालात को देखते हुए शिप को जल्दी से खाली करने का ऑर्डर दिया, मगर टाइटैनिक में बस 20 लाइफ बोट ही मौजूद थे, जिनमें करीब 1178 लोग ही आ सकते थे, जबकि टाइटैनिक के पास 48 लाइफ बोट्स रखने की कैपेसिटी थी, जिसे नज़रअंदाज किया गया। इसीलिए औरतों और बच्चों को सबसे पहले लाइफ बोट के मदद से पानी में उतारा गया और इसमें से भी फर्स्ट क्लास के लोगों को पहले ही जाने दिया गया। लाइफ बोट नंबर 7 को सबसे पहले पानी में उतारा गया था। बोट में 65 लोग आ सकते थे, मगर हड़बड़ी में मात्र 27 लोग ही बोट में जा पाए। इससे साफ हो जाता है कि लाइफ बोट्स को भी फुल्ली कैपेसिटी से भरा नहीं गया था, जिस वजह से आखिरी बोट तक केवल 705 लोग ही लाइफ बोट में जा सके। दोस्तों, कुछ पैसेंजर जो कि यहाँ पर लाइफ बोट में जाने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए शिप पर मौजूद जो म्यूजिशियन थे वो आखिरी वक्त तक अपने म्यूजिक बजाते रहे पैसेंजर्स के लिए। रात के 1 बजे शिप के ग्रैंड स्टेयरकेस और डेक तक पानी पहुंच जाता है, जिस वजह से लोग और भी ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं और हड़बड़ी करने लगते हैं लाइफ बोट में जाने के लिए। शिप पे मौजूद हर कोई लाइफ बोट में जाना चाहता था और इसीलिए 5th ऑफिसर हार्लोड लो अपने सर्विस गन से 3 बार फायर करते हैं। अब इतना सब हो जाने के बावजूद रेडियो ऑपरेटर फिलिप्स जो था वो डिस्ट्रेस कॉल भेजता रहता है, ताकि नज़दीकी मौजूद कोई शिप इस मैसेज को देखे और उन्हें जल्दी से बचाने के लिए आ जाए। ऑलमोस्ट रात के 2 बजे शिप के प्रोपेलर पानी से बाहर क्लियरली दिखाई दे रहा होता है। शिप के आगे का हिस्सा लगातार पानी के नीचे जा रहा था। कैप्टन स्मिथ अपने क्रू मेंबर्स को आज़ाद कर देते हैं कि जाओ अपनी जान बचाओ, और उन्हें आखिरी बार शिप के ब्रिज पे देखा गया था। रात 2:18 पे शॉर्ट सर्किट की वजह से पूरे शिप की बिजली चली जाती है और चारों तरफ अंधेरा हो जाता है। इसके कुछ मिनट बाद ही शिप के दोनों टुकड़े हो जाते हैं और इसके कुछ मिनट बाद ही शिप के दोनों टुकड़े 30 माइल यानी कि 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से समुद्र के अंदर हमेशा हमेशा के लिए चले जाते हैं। बहुत सारे लोग लाइफ बोट में ना जा पाने की वजह से बर्फीले पानी में कूद गए थे, पर उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बच पाता। सबसे ज्यादा कैजुअलिटी यहाँ पर 3rd क्लास पे जाने वाले लोगों को हुआ था। करीब 700 से भी ज्यादा लोग 3rd क्लास से मारे गए थे। करीब रात के 3:30 पे आरएमएस कार्पेथिया उस जगह पर आता है और लोगों को रेस्क्यू करता है टाइटैनिक के डूबने के 1 घंटे बाद। दोस्तों, यूँ तो टाइटैनिक के डूबने के पीछे और इतने सारे लोगों के मारे जाने के पीछे कई सारे कारणों को जिम्मेदार माना जाता है, जिनमें से कुछ कारण है ये। टाइटैनिक के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ ने टाइटैनिक की स्पीड को बहुत ज़्यादा रखा था, करीब 22 नॉट्स यानी कि 40 किलोमीटर पर आवर। बहुत सारे लोगों का मानना है कि वो ऐसा इसलिए कर रहे थे क्योंकि उन्हें बाकी दूसरे शिप से जल्दी और टाइम पे न्यूयॉर्क पहुंचना था, इसीलिए वो टाइटैनिक को फुल स्पीड से भगा रहे थे। आइसबर्ग से टकराने से कुछ घंटे पहले कैलिफोर्नियन जहाज ने टाइटैनिक को ओशन में आइसबर्ग होने की चेतावनी दिया था, मगर टाइटैनिक के रेडियो ऑपरेटर फिलिप्स ने इसे देखकर इग्नोर कर दिया। इस मैसेज को आगे कैप्टन तक पहुंचा ही नहीं। टाइटैनिक के एक सीनियर ऑफिसर चार्ल्स लाइटओलर, जो कि टाइटैनिक हादसे में बच गए थे, उनके ग्रैंड डॉटर लुइस
पैटन ने बताया कि उस दिन आइसबर्ग दिखने के बाद जब फर्स्ट ऑफिसर विलियम मुर्डोच शिप को लेफ्ट साइड मोड़ने का आदेश देते हैं तो पैनिक में आकर किसी क्रू मेंबर्स ने शिप को राइट साइड की तरफ मोड़ दिया था, जिस वजह से शिप आइसबर्ग से दूर जाने की बजाय और भी ज्यादा नजदीक आ गया था। 1985 में एक अमेरिकन फ्रेंच एक्सपेडिशन टीम ने अपने इन्वेस्टिगेशन में बताया कि टाइटैनिक हल जिस मेटल रिबिट से जोड़ा गया था वो स्टील का नहीं कास्ट आयरन से बनाया गया था, और कास्ट आयरन स्टील के मुकाबले ज्यादा कमजोर होता है, इसीलिए आइसबर्ग से टकराते ही टाइटैनिक के बो का नीचे का रिबिट्स खुल गए। अब दोस्तों अगर देखा जाए तो इस हादसे को एक बार के लिए रोका भी जा सकता था, क्योंकि शिप के ऊपर मौजूद जो लुकआउट थे वो दूर से ही आइसबर्ग को देखकर चौकन्ना हो जाते, मगर दूर तक देखने के लिए उनके पास कोई भी बाइनोकुलर्स नहीं था। टाइटैनिक की जो सबसे बड़ी गलती थी वो था टाइटैनिक में इनफ लाइफ बोट्स का ना होना। अगर टाइटैनिक में इनफ लाइफ बोट्स होते तो शायद बहुत सारे लोगों की जान बचाई जा सकती थी। टाइटैनिक में 48 लाइफ बोट्स कैरी करने की कैपेसिटी थी, मगर बस 20 लाइफ बोट ही कैरी किए गए, जिसमें आधे से भी कम पैसेंजर्स आ पाए और अपनी जान बचा पाए।